झील महल की राजकुमारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। रजत रजतगढ़ के राजा रन, रजनीकांत का स्वभाव बड़ा अजीब था। वह पल में वह क्रोध से आग बबूला हो जाता और अगले ही पल वह शांत और गंभीर विचारशील प्रवृत्ति के दिखाई देने लगता। एक रात जब वह सो रहा था तभी आ किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनकर अचानक ही राजा रजनीकांत की नींद उजट गई। आज वज्रधन मेरी हीर रे खोतन नंदलाल। ओह, यह क्या! आने वाली दिवाली को इतनी रात बीते कोई होली के गीत गा रहा है, मगर गा बहुत अच्छा रहा है। राजमहल से दूर छोटा सा मंदिर था। वहाँ से नौजवान चौकीलाल रहता है था और वह पूजा के समय आरती करने या घंटे घंटियाल बजाने के अलावा दिन भर आवास आवारागर्दी करता और ज़ोर ज़ोर से गाना गाया करता। गाना गाने की जब उसे सवार होती तो वह दिन देखता न रात और ज़ोर ज़ोर से लंबी तान कर अलापने लगता। उस रात भी यूं ही ज़ोर ज़ोर से गा रहा था कि राजा रजनीकांत ने उसकी आवाज़ सुन ली। कोई है? राजा की आवाज़ सुनकर एक सेवक तुरंत महाराज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। राजमहल, महाराज की जय हो। सेवक हाजिर है। अंदाजा क्या हुक्म है? आज्ञा कीजिए। मंदिर के पास बगीचे में कौन गा रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। और महल के पहरेदार तैनात सैनिकों रागिजा पाते ही मंदिर के निकटवर्ती बगीचे में चौकीलाल को धर पकड़ा और आनंद फानंद घसीटते हुए राजा रजनीकांत के समक्ष ले गए। दुआई हो महाराज, मुझ गरीब को नाहक ही पकड़ा गया है। मैं आपके सैनिकों से मैंने कोई कसूर नहीं किया, कहीं पर चोरी नहीं की, कहीं पर डाका नहीं डाला। बू, मैंने किसी का नाक में तिनका नहीं डाला महाराज। ठीक है, मगर अभी मंदिर के पास बगीचे में गाना तो तुम ही गा रहे थे ना। गाना? गलती हो गई, कान पकड़ता हूँ जब अब मैं क्या मेरी अगली पिछली 7 पीढ़ियाँ भी कोई गाना नहीं गाएगी? हाँ। और चौकीलाल की बात चौकीलाल की गंभीर हालत देख राजा रजनीकांत को हंसी आ गई। हाँ, तुम व्यर्थ में डर रहे हो जवान। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया और इतना बढ़िया गाना गाने वाले व्यक्ति को हमारे दरबार में कैसे दूर रह गया। तुम कल सुबह हमारे दरबार में आओ जवान। क्या नाम है तुम्हारा? जी, चोखेलाल। वाह चोखेलाल, बड़ा चोखा गाती हो तुम। कल रात दरबार में आना और तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे हम तुम्हें। और अगले दिन चोखेलाल दरबार में पहुंचा। उसके भाग्य के जाग उठे। किसी राज्य किसी राज्य का महाराज होना भी कितने गर्व की बात है। काश मैं भी कोई राजा विराज होता। और राजा रजनीकांत ने उसे ढेर सारे इनाम से लाद दिया। और फिर चौकीलाल राजा रजनीकांत राज दरबार में एक सम्मानित दरबारी बना दिया है। धीरे धीरे उसने राजा के प्रिय दरबारियों को, सलाहकारियों को अपने से अलग एक स्थान बना लिया। राजा अक्सर सोचा करता, वाह चौकीलाल की आवाज़ कितनी मिठास है। उसका गाना सुनकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। कितनी सुख शांति भरी नींद आती है। एक दिन एक रा, एक रात दिन भर का थका राजा रजनीकांत कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा को एक सपना देखा। जंगल, यह कितनी सुंदर झील है। झील कितनी प्यारी बत्तख तैर रही हैं। इन बत्तखों को देखकर मेरा भी दिल झील में तैरने को हो रहा है। क्यों न एक दो डुबकी मार लूं। छबाक। और राजा ने अपने कपड़े उतार कर जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक झील के एक महल दिखाई दिया। अरे इतना सुंदर महल! अगर झील में महल भला कौन रहता होगा? फिर भी एक नज़र महल में अंदर जाकर देखता हूँ। और जैसा राजा रजनीकांत झील के भीतर प्रविष्ट हुआ, अरे यह क्या! झील में सारा जल गायब हो गया। वह
वह उस तरफ एक पलंग पर कौन सुंदरी विश्राम कर रही है। उफ, इतनी सुंदर युक्ति, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और रजत गद की राज महारानी बनने की योग्य है। इस सुंदरी कन्या को भला मुझे कहाँ मिलेगी। और ताकि वह आदित्य सुंदरी के सोते सोते मुस्कुराए तो उफ, अब अब और नहीं रहा जाता। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह जी सकता। मगर मैं कहाँ, यह कौन सी जगह है और यह सुंदरी को कैसे जगाऊं, कैसे पूछूं। राजा रजनीकांत सपन लोक में विचार में आदित्य सुंदरी की पलंग की ओर बढ़ रहा था कि उस उस रोज आधी रात बगीचे में नींद न आने के कारण चौकीलाल बगीचे में टहलने कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। मैया मोरी मैंने तरबूज खायो। और उस दिन राजा चौकीलाल की बेवक्त रंगीन रंगीनी से राजा रजनीकांत की नींद अचानक टूट गई। मारे क्रोध के उसने गुस्से में के सातवें आसमान पर जा पहुंचा। जबकि राजा क्रोध से बेखबर चौकीलाल हमेशा की तरह अपनी धुन में गाने जा रहा था। मैया मोरी नहीं तरबूज खायो, तरबूज धोखे से मैं तो खरबूजा ले आयो। अरे कहीं कोई है? जी महाराज। फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को हमारे सामने पेश किया जाए। और राजा रंजीत के मुंह से निकलने की देर थी कि हुक्म पाते ही सैनिकों चौकीलाल को मुझते कस दी और राजा के सम्मुख प्रस्तुत करने में जरा भी देर न लगाई। जी महाराज जय हो। आज मैं आज मेरे गाने से आपको पसंद आया हो। हे हो, मैं जानता था महाराज को गाना जरूर पसंद आएगा। हे इनाम के लिए सवेरे रात दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। हे खामोश बेवकूफ नालायक गधे, तेरी वजह से मैं अपनी सपन सुंदरी को खो बैठा। जंगल की झील के महल में देखने से वे हमारी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और मगर तेरे बेवक्त बेसुरे राग ने हमारी नींद तोड़ दी और हमारी प्राण प्यारी से उसका पता नहीं पूछ सके। सैनिकों ले जाओ और जंगल में इसके धड़ गर्दन से अलग कर दो इसकी। महाराज महाराज महाराज। और चौकीलाल चिल्लाया मगर महाराज रजनीकांत ने तरस न खाया। सैनिक घसीटते उसे चौकीलाल को जंगल की ओर ले गए और चौकीलाल जंगल में ले जाकर सैनिकों ने उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाई। नहीं नहीं मत मारो, मुझ पर दया करो। मुझे महाराज को अचानक से सुंदर सपना टूट जाने का कारण मुझे नाराज हो गए, किंतु कल ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। वह मुझे मारने के अपराध में तुम लोगों से नाराज हो सकते हैं। और दोनों सैनिकों को परम विचार विमर्श किया। भाई बोलो राम, चौकीलाल कह तो ठीक रहा है। आज महाराज इसे रात भर गाने की सजा दी और आज महाराज ने इसे रात भर गाने की सजा दी, मगर एक दिन इनाम भी तो दिया था। ऐसे रात में गाने पर तो तोलाराम भाई तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने दया चौकीलाल को छोड़ दिया, मगर एक बात की चेतावनी दी है, भूल से भी रतनगढ़ की सीमा में दोबारा कदम न रखे। और हे भगवान आ तूने बचा लिया मेरी जान। अरे नीली छतरी वाले बड़ा महान है तू। और चौकीलाल को घने जंगलों में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल में लौट गए। और अगले दिन यूं ही बीत गए। अगले दिन कुछ यूं ही बीत गए। क्रोध और चौकीलाल के सिर पर धड़ से अलग करवाने का आदेश देने के बाद राजा रंजीत फिर कभी उसका ख्याल ही न किया। मगर एक रात वह सोया हुआ था, सुंदरी के सपनों में खोया हुआ था। हूबहू वही सपना दिखाई दिया। अचानक टूट जाने पर एक बार उसने चौकीलाल का सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दे डाला था। इस बार भी झील में तैरता हुआ झील में महल में जा पहुंचा और झील में महल में प्रवेश होते ही महल के भीतर भाग में सुंदरी के पलंग पर सोती एंथनी सुंदरी वहां जा पहुंचा। वही
यह मेरे सपने की रानी, ओह अब इस से बातें किए बिना नहीं जाऊंगा। वो राजा रजनीकांत की इच्छा इच्छा से मन में ही रह गई। उसका सपना बीच में ही टूट गया। अचानक आज रात चोखेलाल के गाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी थी। आज रात तो चारों ओर गैर सन्नाटा छाया हुआ है। वातावरण में धुंधरों की आवाज़ अथवा तेज चलने के उपरांत साए साए की आवाज़ के साथ गूंज रही है। यह क्या, आज तो हर तरफ सन्नाटा है, चारों ओर शांति छाई हुई है, किसी प्रकार का शोर नहीं है। यहाँ तक कि चोखेलाल के गाने की आवाज़ भी नहीं है सुनाई दे रही। फिर भी क्यों मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपनी सपन सुंदरी से बातें बातें भी नहीं कर सका। फिर मैंने विचारों में चोखेलाल को नायक ही मरवा दिया। बेचारा कितना अच्छा गाता था। और उस रोज रजनीकांत लगातार दुखी रहने लगा। उसका मन उठना बैठना सोना जागना हराम हो गया। नींद नींद में देखी गई सुंदरी की कल्पना से हर क्षण बेचैन रहने लगा। वो कहाँ मिलेगी तुम मेरी प्रिय वेश्वरी, कैसे ढूंढूंगा तुम्हें। उधर जंगल में भटकता भटकता चोखेलाल कई दिनों से मैले कपड़े कपड़े कुचैले कपड़े पहने एक दिन अचानक पहुंच गया एक झील किनारे। हे भगवान, जब अब जिंदगी तो छिप छिप कर ही रहना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो महाराज मुझे जीवित होने की बात बता दी तो मेरी खैर नहीं। अरे यह क्या, ओह कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों न झील में आज जी भर कर स्नान कर लूं। और नहाने का विचार करके चोखेलाल अपने मैले कुचले कपड़े उतारे और झील में कूद गया। आए कितना सुंदर शानदार महल है। मुझे इस झील में महल में भला कौन रहता होगा। अपने कौतूहल को शांत करने के लिए चोखेलाल झील के महल में प्रवेश हुआ। अरे बाप रे, ये उस पलंग पर कौन सो रहा है। ऊपर इतनी सुंदर, जरूर राजकुमारी होगी। भाग लूं, कहीं मुझे सैनिकों पकड़ दिया तो सिर धड़ से अलग कर देंगे, करने की आज्ञा दे दे। और डर के मारे चोखेलाल जी पलटकर भागने को हुए तो अचानक तेज आवाज़ गूंजी, ठहरो। आई, यह आवाज़ कैसी है। तो सुरीली है मगर बू आई आवाज़ तो सुरीली है मगर बू बू, मुझे तो डर लग रहा है। उफ, अरे मैं आया तो झील में नहाने, मगर झील में महल में तो ज़रा भी जल नहीं है। डरते डरते चोखेलाल पलटा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों, कहाँ से आए हो। झील महल में आदित्य सुंदरी को देख चोखेलाल बुरी तरह हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में घबराए हुए स्वर में बोला, जी जी मैं नहीं हूँ, मैं रानी जी, मैं तो बस गलती से यहाँ आ गया हूँ। चोखेलाल की घबराहट देख अति आदित्य सुंदरी हंस पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, मैं कई बरसों से झील में आराम कर रही हूँ, चैन से रहती आई हूँ, आज तक कोई पुरुष इस महल में नहीं आया। यह पहला पुरुष है अचानक इस झील में महल में आया है। कौन जाने जाने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने धर्म के लिए धर्मपिता वरुण ने मेरा वर बनाकर यहाँ भेजा हो, किंतु मेरे योग्य है या नहीं है। मुझे रानी जी कहकर संबोधित किया है। ज़रूर यह कोई साधारण व्यक्ति है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और कुछ देर सोच विचार करने के बाद आदित्य सुंदरी चोखेलाल से कहा, सुनो युवक, तुम यहाँ जब यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझे कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो। यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कहने के साथ ही आदित्य सुंदरी दोनों हाथ की तालियां बजाई और तुरंत ही 4 दासियां प्रस्तुत हुई। हम हाजिर हैं राजकुमारी जी, आज्ञा कीजिए, हमें क्या सेवा करनी है। इस युवक को महल हमारा मेहमान है, अच्छी तरह तैयार कर को भोजनालय में ले चलो। और चारों दासियां चोखेलाल को सुगंधित स्नान गार में ले गई। उफ, यहाँ तो बड़ी तेज खुशबू, कितनी चमचमाती हुई शानदार स्नान गृह है। जल्दी से मुझे 2 लोटे पानी उचक कर बाहर निकल, स्नान गंदा होगा तो रानी जी नाराज हो जाए। अरे दासियां भी
अभी तक यहीं खड़ी क्यों खड़ी हैं? अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ से जाइए तभी तो स्नान करूँगा। और चारों दासियाँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और खिलखिलाती हुई यहाँ से चली गई। आदित्य सुंदरी, आपकी राजकुमारी के चारों दासियाँ ने बताया। उप, कितना दब्बू आदमी है राजकुमारी जी, आपके लायक तो हरगिज नहीं है। हमने हमें कहता है आप यहाँ से जाइए फिर मैं स्नान करूँगा। सच राजकुमारी जी, यह कोई बड़ा सीधा साधा बुद्धू आदमी है। अरे अभी तुम लोगों ने फैसला भी कर लिया, उसे तैयार हो तो होने दो। हाँ यह ठीक है, आओ जरा देखें, तैयार हो हो गया होगा शायद। चौकीलाल दो लोटे पानी पलट कर नहा तो लिया, मगर कपड़े कपड़े तो झील के झील के बाहर छोड़ाया था, किंतु पहनने के ख्याल से अधिक समय परेशान होना पड़ा। आइए आपको वस्त्र गृह में ले चलें। और दासी उसे चोखेलाल को झील के महल के एक भाग में शानदार वस्त्र गृह में ले आई, जहाँ सुंदर की बेशकीमती सैकड़ों वस्त्र थे। उफ, यह तो मुझे अपने लायक कोई वस्त्र नज़र नहीं आ रहा। अरे 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 नहीं, वो है तो। चौकीलाल ने कोने में लटके हुए एक साधारण से वस्त्र को पहन लिया और उन वस्त्रों को पहन कर वह दासियों के साथ झील में महल के एक भाग में विशाल व सुंदर भोजनालय में पहुंचा। बिराजी अतिथि, यहाँ हर प्रकार का भोजन पकवान मिष्टान है, जैसा भोजन आप रोज रुचिकर लगा हो उसे ग्रहण कर हमारा अतिथि स्वीकार करें। वो डरते डरते चौकीलाल ने साधारण सी कुर्सी पर बैठ गया। ये भगवान, इतने सारे पकवान मिष्टान आदि, मगर यह तो मैं तो रोज़ दाल रोटी खाता रहा हूँ, खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, और दाल रोटी ही खाऊंगा। और सोने चांदी पीतल और सुनहरी तस्तरियाँ रखी हुई थी। और चौकीलाल ने डरते डरते पीतल की तस्तरी ली और दाल रोटी और चावल उसमें लेकर भोजन करने लगा। और थोड़ी सी देर में गटागट भोजन मुंह में धूसते हुए पीतल की थाली के सामने बिल्कुल सफाई कर दी डकार। उसके बाद आदित्य सुंदरी ने आज्ञा पाकर चारों दासियां चौकीलाल को एक सुंदर और शानदार कक्ष में ले गई। वहाँ शानदार पलंग भी बिछा था और पलंग के निकट जमीन पर बिछी एक दरी। उफ, यह पलंग तो बड़ा गद्देदार है, इस पर तो मैं एक पल भी नहीं सो सकूंगा। मुझे खुद चारपाई की सख्त और ज़मीन पर ही सोने की आदत है, वैसा ही करता हूँ, मैं इस दरी पर सो जाता हूँ। और फिर खुर्र और सोया। चौकीलाल बड़े मज़े से था, परंतु जब जागा, अरे यह तो मैं फिर से झील के किनारे कैसे आ गया। सोया तो झील के महल में था, किंतु मैं सोते सोते हुए केवल सपना ही देख रहा था। नहीं, सपना नहीं था हो सकता। मेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो मेरे नहीं हैं। यह तो झील के महल में ही पहने थे। आई तो यह हमारे रायगढ़ के महाराज के सपने वाली जगह थी, और झील में की सुंदरी जरूर महाराज की सपन सुंदरी ही रही होगी। मुझे इन सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर कैसे? उन्हें तो मुझे मृत्युदंड दे दिया था, मेरे सिर धड़ से अलग करने की आज्ञा दी थी, तो क्या हुआ? मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, इसके मेरी क्या गलती? उन यदि महाराज को यदि कोई दंड दिया तो दंड सैनिकों को ही मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज के इनाम ही देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने सपन वाली झील और सुंदरी को ढूंढ निकाला। फिर झील के महल में उदास मत होइए राजकुमारी, जल्दी ही कोई पराक्रमी प्रतापी वीर पुरुष यहाँ अवश्य आएगा और हमें उस झील की महल से कैद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरी तरफ राजा रजनीकांत उस रात भी अपना
सपन सुंदरी के ख्यालों में खोया हुआ था। पल सोया हुआ था, यह सोया नहीं था, न रह सका। और रात को, आधी रात को जब बीत गई, अरे यह कैसी आवाज़! आवाज़ तो चोखेलाल की आवाज़ जैसी लग रही है, किंतु वह तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा रजनीकांत ने सैनिकों को गाना गाने वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया था। आदेश पाते ही सैनिक गाने वाले को पकड़कर लाए चल दिए। और सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। अरे चोखेलाल, तुम जिंदा हो! मैंने तुम्हें मार देने का, तुम्हारा सर अलग करने का आदेश दिया था। आपने मुझे मारने के लिए आदेश दिया था। उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मेरा क्या दोष। लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी यहाँ जानबूझ कर आया। मालिक, मेरे जंगल में एक बड़ी सुंदर झील देखी, और झील में एक सुंदर महल था। उस महल में मैंने अप्सराओं से ऐसी सुंदर राजकन्या को देखा। महाराज, क्या कमाल है! यह तो बिल्कुल मेरे सपन वाली बात कर रहा है। इसका मतलब चोखेलाल की मदद से मैं अपने सपन में आने वाली सपन सुंदरी तक पहुंच सकता हूं। अच्छा हुआ सैनिक ने तो बोलो राम और सैनिकों तोताराम ने मेरी मूर्खतापूर्ण आज्ञा को ना मानकर चोखेलाल को जीवित छोड़ दिया। अन्यथा मुझे कभी भी मालूम न हो पड़ता कि मेरे सपन में आने वाली सुंदरी मुझे कहाँ मिलेगी। और उनके उसके बाद पहले तो राजा रजनीकांत ने स्वयं राजा होते हुए भी अपने अपने राज्य के मामूली सी व्यक्ति चोखेलाल से निसंकोच माफ़ी मांगी। फिर चोखेलाल, मुझे तुम्हें जल्द ही से जल्द झील तक ले चलो, जहाँ मेरे सपनों की रानी मेरा प्रेमवशी रहती है। बदले तुम मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे यही तो मैं, एक बार आप खुश हो जाइए महाराज, फिर मुझे अपना प्रधानमंत्री बनना है। और हे और अगले दिन राजा रजनीकांत अपने विश्वसनीय और वृद्ध मंत्री को राजकाज संभालने के आदेश दिया और स्वयं चोखेलाल के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। और बहुत देर बाद आखिरकार हम इस झील के किनारे आ पहुँचे। क्या सच? हाँ, रजनीकांत ने और चोखेलाल अपने राजा रजनीकांत और चोखेलाल अपने वस्त्र झील के किनारे उतार कर झील में डुबकी लगाई। उनने दोनों ने कुछ देर में झील के महल में पहुंच गए। महल में प्रविष्ट होते ही राजा रजनीकांत पलंग पर लेटी सो रही आदित्य सुंदरी को देखकर हक्का बक्का हो गया। यही है मेरे सपनों की रानी, मेरी सपन सुंदरी। अब मैं अपने प्रेयसी के साथ के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और सोती हुई आदित्य सुंदरी आठ पाकर एकाकर जागृत। तुम फिर यहाँ आ गए जवान, इस बार अपने साथ किसे लिए आए? हम राजा रजनीकांत कहते हैं सुंदरी, और हम यहाँ तुम्हें ले जाने आए हैं। यह सुंदर लाजी नौजवान लगता है, कोई वीर परम पराक्रमी राजा है। फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर आप राजा हैं, हम हमारे झील महल में आने की कैसे तकलीफ की? तकलीफ हमने की तो यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई सुंदरी। यदि हम यहाँ तक नहीं आ पहुँचे तो शायद तुम्हारे सपन देखते देखते प्राण त्याग देते। और हमारे महाराज तो सपन में आपको देखा है करते थे रानी जी। इनके दिन का चैन और रात का आराम, दिन का करार और आप की सुंदर छवि सपनों में देखते देखते छिन गया था। तब तो आप हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए राजन। किंतु पहले यह बताओ तुम हो कौन, और इस झील में तुम्हारा महल में क्यों रह रही हो? मैं यहाँ एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ राजन। मैं पृथ्वी पर सुंदर राज्य सूर्य नगर के राजा सूर्य सेन की इकलौती पुत्री चंद्रिका हूँ। एक बार सूर्यनगर से बाहर अपने 4 सखियों के साथ शिकार खेलने निकली थी। मुझे एक सुंदर बत्तख झील में तैरती दिखाई दी। दिन भर
कोई अच्छा शिकार हाथ न लगने के कारण उस बतख पर ही अपने तीर का निशाना बना लिया। नहीं। और बतख के को पकड़ने के लिए मैंने अपनी चारों दासियों सहित झील में कूद गई। अपने शिकार को लिए बिना वापस अपने महल में नहीं लौटना चाहती थी और फिर झील में कोई चुंबकीय शक्ति खींचती हुई झील के महल में ले आई। ओह वरुण पिता पाषाण हृदय राजकन्या ने मनोरंजन के लिए मेरी जान ले ली। फिर झील में राजकुमार तड़प तड़प कर उसने मरते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्दयी निष्ठुर मोही राजकन्या, अब तू इस महल में से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। निरीह लोगों पर अत्याचार करने की तेरी यही सज़ा है। नहीं नहीं, मुझे है भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो दयालु झील कुमार। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं किसी जीव जंतु को अत्याचार नहीं करूँगी। और तभी वहाँ प्रकट हुआ जल देवता वरुण और झील का राजकुमार उन्हीं का मानस पुत्र था। वरुण देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा यहाँ कैद नहीं रहोगी। जब तुम्हारे योग्य कोई वीर राजा, पराक्रमी राजा राजकुमार की झील में आएगा, उसे इस समय कैद से हमेशा के लिए मुक्त करा ले जाएगा। परंतु यह बात ध्यान रखना, तुम्हें अपने पति के चुनने में यदि कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इसी झील के महल में कैद हो जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका से सारी बातें जानने के पश्चात राजा रजनीकांत तुरंत ही गंभीर स्वर में कहा, तो फिर अब देर क्यों प्रिय, हमें तुम्हें लेने आ गए हैं, चलो हमारे साथ। अब एक क्षण भी तुम्हें इस झील महल में कैद नहीं रहने देंगे। नहीं राजन, आज आप लोग हमारा मेहमान बनकर रहना होगा। सानन इत्यादि निवृत्त होकर भोजनालय पहुँचे। कहने के साथ ही राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही थाली बजाई, तुरंत ही उसकी चारों प्रिय दासियाँ वहाँ उपस्थित हुई। राजकुमार चंद्रिका ने आदेश दिया, महाराज को स्नान गृह में ले जाओ। चारों दासियाँ राजा चंद्रिकांत को स्नान गृह में ले गई। अरे तुम लोग वहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, स्नान कौन कराएगा? यह निश्चित ही कोई राज्य पुरुष है। और चारों दासियाँ राजा चंद्रिकांत को केवड़े और सुगंधित इत्रों से परिपूर्ण जल से स्नान कराया, फिर वस्त्रागृह में ले गई। कैसी बेहूदी पोशाकें हैं यहाँ, कोई शानदार पोशाक और निकालो हमारे लिए। सबसे शानदार पोशाक पहनने के बाद राजा रजनीकांत भोजनालय में लाया गया, फिर सुंदरी सिंहासन पर बैठ गया। और यह पीतल और चांदी की थालियाँ किसने रखी? हटाओ इन्हें। थनाक थनाक सोने की थाली भांति भांति के पकवान मिष्ठान परोसे गए और आहिस्ता आहिस्ता राजा चंद्रकांत ने भोजन करना शुरू किया और जी भर कर खाया, बाकी थाली में छोड़ दिया। जब वह आराम करने के लिए शानदार शयन कक्ष में ले गया, अरे कोई है? जी महाराज। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो हमारे पैर दबाओ और पंखा झेलो। दो दासियां रजनीकांत के पैर दबाने लगी और दो पंखा झेलने लगी। थोड़ी देर में राजा रजनीकांत को गहरी नींद सो गया। और थोड़ी देर बाद, क्या देख रही हो राजकुमारी जी, यह पुरुष निश्चित ही किसी राजसी खानदान से कुलदीपक है। अब देर न करना उचित नहीं है, क्योंकि विवाह के लिए तैयार हो जाइए। हाँ राजकुमारी जी, हम लोगों ने इस झील से मुक्ति पाने का समय आ गया है। और अगली सुबह जब राजा चंद्रकांत ने नींद से जागा तो झील महल में राजकुमारी चंद्रिका और राजा रजनीकांत का विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। और गंधर्व रीति से बिना किसी धूमधाम के एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी चंद्रिका और राजा रजनीकांत एक अन्य दूसरे का पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और विवाह संपन्न होते ही के साथ ही जैसे ही चमत्कार हुआ, झील में महल अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। चारों राजा रजनीकांत और रानी चंद्रिका, चौकीलाल व दासियां जैसे ही महल से बाहर निकले, झील महल तुरंत ही आश्चर्य रूप से फिर झील में समा गया। रानी चंद्रिका के साथ राजा रजनीकांत सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन के पास भी गया
और राजा सूर्यसेन ने अपनी खोई हुई पुत्री और दासियों को फिर से सामने जीती जागती अवस्था में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद का हार्दिक स्वागत किया। ओह मेरी बेटी, कितना प्रसन्न हूँ, आज तुम्हें खुशी बयान भी नहीं कर सकता। जवाई, मैं सूर्यनगर के राजघराने की प्राचीन संजीवनी पुस्तक और सारा राज्य भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिनों का भगवान के लिए भजन करने के लिए मैं मोहलत मिलनी चाहिए। और राजा चंद्रसेन अब दो दो राजा का राज हो गया था। अपने दोनों राज्य चंद्रगढ़ के राज्य करते थे और रानी चंद्रिका के साथ खूब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजा चंद्रिका रोज रोज राजा रजनीकांत के लिए अपने सामने बिठाकर भोजन कराती। यह ठीक नहीं लगता प्रिय, इतने सारे दास दासी हमारे यहाँ हैं, फिर भी तुम स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करके हमें खिलाती हो। क्या हमारे हाथ हाथ से बनाया भोजन आपको ठीक नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, भोजन तो स्वादिष्ट होता है, दिल चाहता है कि तुम उंगलियां भी चाटता जाए हम। राजा रजनीकांत के सुख वैभव से चौकीलाल मन ही मन कूटने लगा। उप कितना मूर्ख हूँ, यह राजपाट और खूबसूरत सुंदरी जो राजा रजनीकांत की रानी है अब है, यह सब कुछ मेरा हो सकता था। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, व्यर्थ में ही राजा रजन को महल में भला किया, जबकि राजा मेरा सिर धड़ से अलग करने के लिए आदेश दे दिया था। झील महल के बारे में राजा रजनीकांत को खबर न करता तो जबरदस्ती रानी चंद्रिका का विवाह कर लेता और क्या बिगड़ सकता था मेरा? कोई तक सूर्यनगर का राज्य हर हालत में मुझे मिल जाता। एक दिन राजा रजनीकांत के दिल में शिकार खेलने का विचार आया। बहुत दिनों से हम जंगल से शिकार खेलने नहीं गए, फिर ये क्यों ना आज शिकार खेलने के लिए कार्यक्रम बना ले। अवश्य मैं महल में रहते रहते ऊब गई हूँ, आपके साथ चलूँगी, किंतु निहिर पशु का शिकार हम नहीं करेंगे। मंजूर है, हम किसी हिंसक जीव जंतु को शिकार करेंगे। और हाँ, शिकार पर आपने साथ विश्वसनीय साथी चोखेलाल को भी ले जाएंगे। तुम्हें इस पे कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि मैं तो आभारी हूँ चोखेलाल की, उसी के कारण आपको पति के रूप में मिल सके। अगले दिन शिकार का कार्यक्रम बना। रजनीकांत ने रानी चंद्रिका व चोखेलाल का शिकार के लिए जंगल में निकल पड़े। मेरे विचार से तो कुछ सैनिकों को भी अपने साथ ले लेते तो अधिक उत्तम होता। तू डरती हो महारानी, तीर कमान भले तलवार होते हुए भी कोई हिंसक जीव हमारे निकट नहीं फटक सकता। और काफ़ी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार हासिल न हुआ तो राजा रानी भोजन करने के लिए बैठ गए। चोखेलाल कुछ दूर भोजन करने बैठ गया। रानी ने हमेशा की तरह अपने पति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन करने बैठ गई। फिर किसी बाज के मुंह से छुटकर एक तोता ठीक उसके भोजन के सामने आ गिरा। यह क्या महारानी, महाराज सामने अचानक ही यह मुर्दा आ पड़ा है, मुझे भोजन करूं तो कैसे करूं? सामने पृथ्वी थाली छोड़कर उठ जाऊं, अन्न का अपमान होगा। बस इतनी सी बात है, यदि तुम कहती हो तो इतनी सी बात यदि याद नहीं महारानी, तुम्हारे पिता ने एक पुस्तक दी थी जिसमें संजीवनी विद्या द्वारा प्रकाया प्रवेश करने की विधि, मंत्री आदि लिखे थे। यदि जब तक मैं पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं है, मैं महल में पुस्तक लाता हूँ और एक मंत्र याद करके किसी भी गुप्त स्थान से अपना शरीर छोड़ कर आत्मा तोते में ले आऊँगा और वह उड़ जाएगा, तुम भोजन कर लेना। और मैं तोते के रूप में उड़कर अपने शरीर को वापस पहुँच जाऊँगा और पुनः अपना शरीर धारण कर लूँगा। क्यों ठीक न है ना? नहीं नहीं, आप इस भयानक बियाबन में अकेला छोड़कर जाओगे? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इस प्रकार जंगल में छोड़ना उचित नहीं होगा। ऐसा करता हूँ कि वह पुस्तक चोखेलाल को भेजकर मंगवा लेता हूँ। राजा रजनीकांत ने चोखेलाल को बुलाया और कहा, सुनो चोखेलाल, मैं यह लो,
हमारा आदेश पत्र और सीधे राजमहल में महल में पहुंचना। महल में हमारे शयन कक्ष के बिस्तर के तकिए के नीचे रखी किताब रखी है। वह आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह किताब लेकर हमारे पास आओ, और देखो किताब खोल कर न देखना, न उसे पढ़ना मत। जैसा आदेश। चोखेलाल ने आंधी की तरह अपना घोड़ा दौड़ाया और महल की ओर पहुंचा। महल में पहुंच राजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ और तकिए के नीचे पुस्तक निकाली संजीवनी, और किताब खोलकर देखने और पढ़ने का लोभ वह समर्थ न कर सका। और उस अद्भुत किताब को लेकर वह जब तक वह जंगल में फिर से राजा रजनीकांत के निकट पहुंचा, तब तक उस किताब का एक एक शब्द याद कर चुका था, और प्रकाया प्रेस की विद्या मंत्र भी उसे पूरी तरह याद हो चुके थे। शाबाश चोखेलाल, अब तुम ले आए किताब। चोखेलाल से लेकर राजा रजनीकांत ने प्रकाया प्रवेश का मंत्र याद किया, और एक पथरीली जमीन पर पीछे जाकर उसने अपना आत्मा शरीर से अलग कर और अपनी पत्नी महारानी चंद्रिका के सामने पड़े मृत तोते में प्रवेश किया, और महारानी के सामने से मृत पड़ा तोता तुरंत ही जीवित होकर पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। उधर संजीवनी पुस्तक पढ़कर प्रकाया प्रवेश करने का मंत्र पढ़ चुके चोखेलाल के दिल में फटाफट भरी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी। उसने अपने शरीर से आत्मा अलग की और राजा रजनीकांत के शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश कराई, और फिर राजा रजनीकांत का शरीर धारण कर वह अपने शरीर के निकट पहुंचा और राजा की तलवार से अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा चोखेलाल का रजनीकांत बनकर रतनगढ़ में राज करूंगा। उधर रानी चंद्रिका का भोजन करने के बाद तोते का शरीर को उठाया। उधर रानी चंद्रिका ने भोजन करने के बाद तोते का शरीर में उड़ता हुआ राजा रजनीकांत के शरीर के निकट पहुंचा। अपने शरीर को जीवित अवस्था में देखकर चोखेलाल के शरीर को टुकड़े टुकड़े देखकर वह सब कुछ समझ गया, और उड़ता हुआ तोता तुरंत ही रानी के पास गया, उससे असली और अपनी आवाज़ में बोला, सुन मेरी रानी बड़ी सियानी, अरे मेरे साथ चाल मेरा नौकर चोखेलाल। साथ चल गया चाल मेरा नौकर चोखेलाल। तोते बने राजा रजनीकांत ने जल्दी सारी बात रानी को बता दी, और रानी बोली, बेफिक्र रहिए महाराज, चोखेलाल के राजा बनने रहने की दाल हरगिज नहीं गलने दूंगी। जब तक आप जल्दी उड़ जाइए। वह दूर से चोखेलाल यहाँ आ गया तो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और दूसरी ओर एक अजब संयोग रहा। अपने शरीर के टुकड़े करने के बाद चोखेलाल पलटा, अरे तोता, यह रहा हमारा राजा, कर दूं इसका काम तमाम, फिर बस मैं रह जाऊंगा, राजा बनकर ऐश करूंगा मैं। और राजा रजनीकांत के धोखे में चोखेलाल ने वहाँ पत्थर पे बैठे एक जंगली तोते का गर्दन अपनी तलवार की धार से अलग कर दी, और फिर खुशी से ऐठता हुआ चोखेलाल शीर्षतापूर्वक रानी चंद्रिका के सामने पहुंचा। भोजन कर लिया महारानी जी? हाँ, अब आप चोखेलाल को बुला ले, हम लोग वापस राजमहल चलकर अपना आज तो शिकार का मज़ा आया ही नहीं, किसी और दिन यह मज़ा लेने फिर जंगल में आएंगे। हमें दुख है महारानी जी, हमारा प्रिय मित्र शुभ चिंतक चोखेलाल एक शेर का शिकार बन गया। शेर ने उठाकर ले जाने कहाँ ले गया। हाय रे विडम्बना, हम आए तो थे शिकार खेलने, लेकिन अपने साथी का शिकार खोकर जा रहे हैं। ओह, यह तो सचमुच बहुत बुरा हुआ, किंतु होने को भला कौन टाल सकता है महाराज। अब राजमहल वापस लौटना चलना उचित है। कपटी धुर्त छली, तू चाहे जितनी विवेक
बकवास कर ले, परंतु असली बात तो पहले ही जान चुकी गई हूँ। वक्त आने पर तुझे धोखेबाजी का असली मजा चखाऊंगी। और राजा चंद्रकांत बने चौकेलाल महारानी के महल में पहुंचे। धूर्त इस धूर्त चौकेलाल को सबक सिखाने के लिए धूर्तता से काम लेना होगा। राजा बनने ते ही चौकेलाल के ठाट बाट से मजे में कई दिन व्यतीत किए। हाँ हाँ, सब लोग मुझे चौकेलाल नहीं रजनीकांत ही समझते हैं। ए महारानी चंद्रिका को तो मैं भूल गया था। अरे, मैं ही उसका पति हूँ। आज रात महारानी के सौंदर्य भी भली भांति देख लिया जाए। जब तक मैं चौकेलाल था तब तक तो और बात थी, लेकिन देखते हुए भी डर लगता था। मगर अब चौकेलाल ने हिम्मत धीरे धीरे बढ़ गई और राजा रजनीकांत के रूप में चौकेलाल जैसे ही महारानी के कक्ष में पहुंचा, आखिरकार आपने आ ही गए हमारी याद। किंतु यह भी याद है कि आज आप 1000 तोते हमारे लिए नहीं मंगवाए, तब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। 1000 तोते? मगर इतने तोते का आप क्या करोगे महारानी? भूल गए आप? हमें वचन दिया था कि इस विषय में आप हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, चाहे हम तोतों के खून से स्नान करें या बगीचे में पालें। तोते का क्या करना है यह बात हम आपको नहीं बताएंगे। यानी रानी चंद्रिका की बात सुनकर चौकेलाल जन्म में पड़ गया। महारानी को ऐसा ही कोई वचन दिया। अच्छा हुआ यह बात मुझे ज्ञात हो गई, वरना महारानी तो मुझे परसक भी हो सकता था। और फिर सोच में पड़ गए महाराज। ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो यह सोच रहा था कि तुम्हारी 1000 वाले तोतों का सिर प्रबंध करूं। और उन्होंने राज्य भर में मुनादी करा दी, सुनो सुनो साहिबान, मेहमान, मेजबान, मेहरबान, राज्य भर में समस्त शिकारी बैलियों को लिए खुशखबरी है। बैलिये जितने अधिक तोते पकड़कर महाराज राज दरबार में लाएंगे, उतनी पुरस्कार मुद्राएं पाएगा। और यह क्या, राज्य भर में बैलिये तोते को पकड़ने की होड़ लग गई। रोज बैलिये जाल बिछाते और तोते पकड़कर लाते। जितने भी तोते लाते उनकी स्वर्ण मुद्राएं प्रकाश के रंग में दी जाती। और तोते की रखवाली रखने के लिए एक बड़ा पिंजरा बनवा दिया। और चंद्रिका पिंजरे के पास पहुंची, किंतु उसमें राजा तोता न था। उदास हो गई। हाय रे, तुम में से कोई तोता ऐसा नहीं है जो मेरे मुँह से प्यार भरी बात भी करे सके। राजा तोता तो था बुद्धिमान, वह भला बैलियों के जाल में कहाँ फंसने वाला था। किंतु एक रात वह राजमहल में महारानी के शयन कक्ष में खिड़की पर पहुंचा तो अरे तोता नहीं महारानी, यह तो मैं हूँ, तुम्हारा पति राजा रजनीकांत। आखिर तुम राज्य भर के सारे तोतों की दुश्मन क्यों बन गई? वो यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तोतों की दुश्मन नहीं बनी, मैंने महाराज को अपने शरीर में पुनः प्रवेश दिलवाने की युक्ति सूझ गई। इधर आइए और यह देखिए। रानी चंद्रिका तोते के रूप में उड़ते राजा रजनीकांत को अपने एक कक्ष में ले गई। और विशिष्ट कक्ष में बर्फ की सिलियों में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। और पहले दिनों मेरी प्यारी पालतू बिल्ली मर गई थी महाराज। बस तभी से मैं एक उपाय मेरे दिमाग में आ गया कि प्रकाया प्रवेश की आपकी विद्या और उपयोग कर मैं अपनी आत्मा बिल्ली के शरीर में ले आए। और फिर दुष्ट चोखेलाल को धोखे की सज़ा देने के लिए हमें देर नहीं मिलेगी। और राजा रजनीकांत ने प्रकाया प्रवेश करने की विद्या का प्रयोग कर सिर दी, तोते के शरीर त्याग कर दिया और बिल्ली के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश किया। बिल्ली जीवित होते ही बर्फ की सिलियों से उठकर रानी चंद्रिका के निकट आ गई। फिर रानी चंद्रिका में धीरे धीरे स्वर में बिल्ली बने राजा रजनीकांत ने अपनी योजना समझाई।
रानी चंद्रिका रात के भोजन के दादासियों ने अपने कक्ष में लाकर दिया तो बिल्ली बने राजा रजनीकांत ने तोते की मृत रानी के सामने लाकर डाल दिया। उफ, अब मैं कैसे भोजन करूं, मुर्दा सामने ला पटका है, निगोड़ी बिल्ली ने। और रानी के आदेश पर दासियां राजा के पास पहुंची। महाराज, महारानी जी आपकी याद कर रही हैं, जब तक आप उनके सम्मुख नहीं पहुंचेंगी वे भोजन नहीं करेंगी। और राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी के चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा। आप आ गए महाराज। आज फिर वही दुर्जना घटी जंगल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुर्दा सामने पड़ा है और भोजन कैसे करूं? बस इतनी सी बात है। बस मैं कक्ष में बाहर जाता हूं। आप अपनी अपना अपनी देह त्याग कर आता हूं और फिर तोता मुर्दा अपनी आत्मा में प्रवेश करा कर यहाँ से उड़ जाऊंगा और तुम भोजन कर लेना और मैं अपने शरीर से निकलकर फिर अपनी काया में प्रवेश कर जाऊंगा। और राजा चंद्रिका रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी की चंद्रिका के कक्ष से बाहर गया और राजा रजनीकांत की देह त्याग अपनी आत्मा को उसमें तोते के मृत शरीर में डाल दी। चोखेलाल की आत्मा ने जैसे ही तोते के शरीर में प्रवेश किया, रानी चंद्रिका ने झपट कर तोते को दबोच लिया और गर्दन और उसको पिंजरे में डाल दिया। एक काला धागा, यह मंत्र सिद्ध काला धागा। चोखेलाल, अब तुम्हारी आत्मा भी इस तोते के शरीर से बाहर नहीं निकल सकेगी और अब तुम हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद हो जाओ। और ठीक उसी समय राजा रजनीकांत ने बिल्ली के देह त्याग करके अपने शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कराया और जीवित होकर बैठ गया और इसे हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद रहने दो। चोखेलाल को अपने लोभ का अत्यंत दृष्टा का अच्छा सबक मिल गया। एक सबक रानी चंद्रिका को भी मिला। चोखेलाल ने धोखे से मुझे हमेशा के लिए सीख मिली है कि महाराज, मैं कभी छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास नहीं करूंगी। पशु पक्षी क्या, इंसान भी रोज मरते रहते हैं, किंतु प्रवृत्ति का कार्य नियम पूर्वक चलता रहता है। हाय, अब मुझे हमेशा इस पिंजरे में रहना पड़ेगा। काश मैं राजा बनने का लालच न किया होता। समाप्त दोस्तों।